गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग एडम स्मिथ पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको एडम स्मिथ के बारे में बताया, उनके थॉट के बारे में बताया और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो थॉट थे एंड एक्सचेंज से संबंधित जो थॉट थे, ये मैंने एडम स्मिथ के बनाए थे। तो एडम स्मिथ में ही आगे को बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे थॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के संबंध में स्मिथ के विचार। तो जब हम वितरण के संबंध में बात करते हैं तो उसमें उन्होंने स्मिथ ने जो 3 मेन पॉइंट हैं उनको लेकर वितरण का सिद्धांत समझाया था। रेंट, वेजेज एंड उन्होंने जो बताया था इस पे रेंट, वेजेज एंड प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, यानी कि लगान, मजदूरी और ब्याज एवं लाभ को लेते हुए, इन तीनों पॉइंटों को लेते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। तो सबसे पहले इनके जो थॉट में हम बताएंगे लगान के बारे में। तो 3 इन्होंने मेन पॉइंट लिए थे। तो लगान के बारे में जो एडम स्मिथ थे वो भूमि का लगान या ऑफ द रेंट ऑफ लैंड इन्होंने अपनी बुक में ही दिया। जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने अपना रेंट से संबंधित सिद्धांत दिया। वे मानते थे, एडम स्मिथ का मानना था कि भूमि का लगान स्वभावतः एक एकाधिकार मूल्य है, यानी कि भूमि से जो हमें प्राप्त होता है वो एक लगान के रूप में या एक मोनोपोली प्राइज उसका होता है, जो कि भूमि के प्रयोग के लिए दिया जाता है। यानी कि जब हम भूमि का प्रयोग करते हैं स्मिथ के अनुसार तो उनसे जो प्राप्त होता है वो एक तरह से जो मूल्य प्राप्त होता है वही लगान है, वही उसका मूल्य है। तो उत्पत्ति के साधनों में जो प्रथम साधन है वो क्या कहलाता है, किसे मानते हैं हम? भूमि को ही मानते हैं। तो एडम स्मिथ भी मानते हैं कि उत्पत्ति के साधनों में भूमि ही क्या है, प्रथम साधन है। तो भूस्वामी को जिसके प्रति लगान प्राप्त होता है, तो जो भूमि स्वामी होगा उसको ही लगान प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, जब किसी राष्ट्र का, किसी देश का संपूर्ण भूमि पर अपना व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है तो भूस्वामी के द्वारा, जो भूमि का स्वामी है, उसके द्वारा भूमि की प्राकृतिक उपज के लिए जो भी उसमें उपज हो रही है, जो भी उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए वो रेंट मांगता है या लगान मांगा जाता है। ठीक है, आया समझ में अनुसार? आपको समझ में आ रहा है कि जब किसी राष्ट्र का, कोई भी देश का संपूर्ण भूमि पर एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, जिसका भी उस पर अधिकार है, तो जो भूस्वामी है, जिसकी वो ज़मीन है, वो भूमि की जो भी उपज प्राप्त होगी, प्राकृतिक रूप से जो भी उससे प्राप्त होता है, उसके लिए लगान मांगा जाता है। इस लगान के रूप में वह अधिक से अधिक कीमत होती है। तो उसके लिए किसान क्या करता है, अपने भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले में दे दिया जाता है। तो जो किसान उस भूमि में कार्य कर रहा है वो भूमि स्वामी को उसके बदले लगान दे देता है। तो इस प्रकार से जो स्मिथ हैं उन्होंने कहा कि लगान को एकाधिकार का फल माना जाना चाहिए कि जो उसकी भूमि जो है उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है। तो जो उसको भूमि के प्रति प्राप्त होता है, भूमि के प्रतिफल में प्राप्त होता है, तो वो हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उस पर निर्भर करता है कि लगान कितना प्राप्त होगा। तो लगान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि स्मिथ लगान के संबंध में जो भी विचार दिए थे उन्होंने उसके लिए मौलिक बातें कही थी, बड़ी व्यवहारिक बातें कही थी कि जो भी भूमिपति है वो अगर किसान को उपज करने के लिए अपनी ज़मीन देता है तो उसमें जो नेचुरल रूप से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या प्रोडक्शन होता है वो भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ साथ बढ़ता घटता जाता है, और उस प्रोडक्शन के प्रतिफल में जो भूमिपति है, भूस्वामी है, किसान उसको लगान के रूप में देता है। तो इस सिद्धांत को बाद के अर्थशास्त्र ने और अच्छे से एनालिसिस किया और वो किया। तो एडम स्मिथ ने अपना जो वितरण का सिद्धांत है, वितरण के सिद्धांत में उसको लगान के माध्यम से समझाया। तो लगान के माध्यम से जो बात करी थी उसके बाद हमने कहा कि वेजेज को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। लगान के बाद इन्होंने मजदूरी के बारे में बताया, क्योंकि हम जानते हैं जो उत्पत्ति का प्रथम साधन भूमि है, तो दूसरा साधन हम किसे मानते हैं? मजदूर को, मजदूरी को मानते हैं। ठीक है, तो संयुक्त उत्पादन में मजदूर को मजदूरी कैसे हम लोग निश्चित करें? अगर बहुत लोग किसी के प्रोडक्शन में कार्य कर रहे हैं तो उस मजदूरी को, उस मजदूर की जो उसमें कार्य कर रहे हैं उसकी मजदूरी कैसे
तय की जाए, इस बारे में एडम स्मिथ ने जो अपना वितरण का सिद्धांत है उसमें समझाने की कोशिश की है। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत को मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत भी कहा। तो एक कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है, अब तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, जब ऑब्जेक्टिव का ज़माना था तो ये पूछा जाता था कि मजदूरी निर्धारण सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रकट किया था या उसके जन्मदाता कौन थे। तो बाद में उसके लिए भी हम एडम स्मिथ को मानते हैं, हालांकि बाद में रिकार्डो, माल्थस, मिल आदि लोगों ने भी इस विचार को दिया था, परंतु एडम स्मिथ ने ही मजदूरी निर्धारण सिद्धांत का भी जन्मदाता उनको माना जाता है। उन्होंने मजदूरी को समझाने के लिए, मजदूरी को आप जानते हैं उत्पत्ति का दूसरा साधन मजदूरी है। अब मजदूरी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने मजदूरी के सिद्धांत को समझाने के लिए छोटे छोटे पॉइंटों के द्वारा समझाया। तो जब मजदूरी की बात हो रही है तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को दे सकते हैं, पहला या दूसरा, वेजेज फंड थ्योरी, उसको कहा जाता है मजदूरी कोष सिद्धांत। आया समझ में? तो वितरण के सिद्धांत में पहले रेंट को एनालिसिस करेंगे, रेंट को समझेंगे, उसके बाद मजदूरी को समझाएंगे और मजदूरी को समझाने के लिए 3 पॉइंटों से उन्होंने समझाया है। पहला है मजदूरी कोष सिद्धांत, दूसरा है ये है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेजेज का जो होगा, और थर्ड इन्होंने है मांग और पूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। 3 सिद्धांतों के आधार पर मजदूरी के सिद्धांत को समझाया। तो इसमें मजदूरी कोष के सिद्धांत वेजेज फंड थ्योरी में स्मिथ बताते हैं या स्मिथ कहते हैं कि मजदूरी पर निर्भर रहने वाले लोगों के लिए मांग स्वतः उन कोषों के अनुपात में बढ़ सकती है जो मजदूरी के भुगतान के लिए निर्धारित होते हैं। आया समझ में? यानी कि जो वेजेज के फंड हैं, तो स्मिथ जी कह रहे हैं कि मजदूरी पर जो लोग निर्भर रहते हैं, निर्भर रहने वाले लोगों के लिए जो डिमांड है वो उनके कोषों के, यानी कि जो धन प्राप्त होता है मजदूरी से, उसके अनुपात, उसके रेशियो से ही क्या होती है, बढ़ती है, और उसके ही द्वारा मजदूरी निर्धारित होती है। क्योंकि क्वेश्चन यह आया कि मजदूरी कैसे, जब कई चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और कई उसमें मजदूर लगे तो उनकी मजदूरी कैसे निर्धारित की जाए, तब जाके उन्होंने वेजेज फंड थ्योरी या मजदूरी कोष का सिद्धांत लागू किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जो कोष है, जिस मजदूरी, जितने लोग जिस पर कार्य करने के लिए निर्भर हैं और उनकी जो मांग प्राप्त हो रही है वस्तु की, उससे जो धन की प्राप्ति होती है, यानी कि कोष उनका जो बढ़ता है वही मजदूरी को निर्धारित करता है। तो बाद में जेबीसे ने भी इस मजदूरी कोष सिद्धांत को और एनालिसिस किया है, मिल ने भी किया है। तो पहले एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत को मजदूरी के सिद्धांत में समझाने के लिए मजदूरी कोष सिद्धांत को अपनाया। दूसरा इन्होंने समझाया सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेज, यानी कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। अब मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत को समझाते हुए स्मिथ कहते हैं कि मजदूरी एक जो मजदूरी की जो हम निर्धारित करते हैं वो एक न्यूनतम क्या होती है, उसकी सीमा होती है, मिनिमम उसकी एक लिमिट होती है, और तो उससे ज़्यादा नीचे हम मजदूरी को धकेल नहीं सकते। एक मिनिमम जो लिमिट होगी उस पर ही मजदूरी दी जाती है, उसके ज़्यादा नीचे हम मजदूरी को नहीं कर सकते। क्योंकि यदि श्रमिकों को, यदि मजदूरों को जीवित रखना है तो हमें इतनी मजदूरी तो अवश्य देनी चाहिए जिससे कि उस मजदूर का भरण पोषण हो सके, यानी कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपनी लाइफ को जी सके। तो मजदूरी की दरें नीचे नहीं गिर सकती हैं, बल्कि कुछ अधिक होनी ही चाहिए। तो इस विचार पर बाद में भी रिकार्डो ने अपना जीवन निर्वाह का सिद्धांत दिया, लेकिन जो एडम स्मिथ ने दिया, उन्होंने कहा मिनिमम वेजेज एक निर्धारित कर देनी चाहिए, उससे कम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मजदूर क्या है, पहले एक इंसान है, वो भी अपना परिवार पालता है या वो जीवन निर्वाह करता है, अपना भरण करता है, पोषण करता है, तो उसके लिए एक मिनिमम वेजेज की दर निर्धारित कर देनी चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा मजदूरी हम दे सकते हैं। तो जब मजदूरी का सिद्धांत दिया तो कोई भी सिद्धांत को हम जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा मजदूरी की जब मजदूरी निर्धारित कर रहे हैं
तो उसके लिए दो फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत दिया, इसमें मजदूरों को मजदूरी का निर्धारण करने के लिए एडम स्मिथ ने माना कि मजदूर की जो हम मजदूरी निर्धारित करते हैं उसमें मजदूरी श्रमिकों तथा मालिकों के बीच बार्गेनिंग चलती है। निश्चित है कि जो लेबर है और जो मालिक है उसमें क्या चलती है, सौदेबाजी चलती है, बार्गेनिंग चलती है। तो यहाँ पर स्मिथ ने कहा कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि मजदूरी निर्धारण मांग और पूर्ति का, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड अधिक है और वो बाज़ार में ज़्यादा बिक रहा है तो उस वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए हमें श्रमिक की डिमांड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उस वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा। तो डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही जो लेबर की डिमांड है वो भी उस पर निर्भर करती है। अब दो सिद्धांत जब हम वितरण का सिद्धांत कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि पहला हमने रेंट डिफाइन किया, फिर मजदूरी डिफाइन करी, वेजेज कर दिया। अब हम करेंगे इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ब्याज और लाभ। तो ब्याज किसको प्राप्त होता है, पूंजीपति को और साहसी को। ठीक है, भूमि आ गई, भूमि के बाद हमने कहा मजदूरी आ गई, अब आएगा ब्याज और लाभ। तो पूंजीपति को ब्याज और साहसी को क्या मिलता है, लाभ। ये हमारे अर्थशास्त्र में हम फर्स्ट से आपको बताते हैं, जो पूंजीपति है वो इंटरेस्ट लेता है और जो साहसी है उसे प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। तो इसी आधार पर एडम स्मिथ ने भी अपनी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करी। स्मिथ ने पूंजीपति और साहसी को उत्पादन के लिए अलग अलग साधन नहीं माना। वे मानते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, तो पूंजीपति और साहसी दोनों एक ही माने, अलग अलग नहीं हैं। तो वह क्या करते थे कि वो चाहते थे कि पूंजीपति और साहसी को एक साधन के रूप में माना जाए। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसे ब्याज और लाभ दोनों मिलता है। तो साहसी कौन हो जाएगा, जो व्यक्ति पूंजी लगाता है। तो पूंजी लगाएगा तो उसे लाभ भी प्राप्त होगा और ब्याज भी होगा, जिसे इस स्थिति को एडम स्मिथ ने ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी कहा और इसी के आधार पर उन्होंने पे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की व्याख्या भी की है। परंतु उनका ब्याज और लाभ के सिद्धांतों के बारे में वो ज़्यादा चर्चित नहीं हुए, परंतु उन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में इस सिद्धांत को भी दिया कि पूंजीपति जो है और साहसी जो है वो दोनों को एक माना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट करता है। प्रोडक्ट जब करता है तो दोनों से मिलने वाला लाभ भी, इंटरेस्ट में भी दोनों का प्रतिभागी वो हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो एडम स्मिथ का थॉट है डिस्ट्रीब्यूशन का वो समझा। इसके बाद नेक्स्ट जो इनका सिद्धांत है वो है राजस्व पर स्मिथ के, जो पब्लिक फाइनेंस है उस पर स्मिथ के विचार। कैसे रेवेन्यू प्राप्त होगा या कैसे राजस्व प्राप्त होगा, उससे संबंध में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो जब भी हम राजस्व की बात करते हैं तो वहाँ पर बट नेचुरल है कि जब रेवेन्यू को प्राप्त करना होगा तो वो कैसे प्राप्त कर सकती है, कोई भी सरकार, कोई भी देश, कोई भी स्थिति, कोई भी स्टेट, वो कैसे प्राप्त करता है, करारोपण, टैक्सेशन के द्वारा किया जा सकता है। प्रारंभ से लेकर आज तक यही स्थिति होती है। हमारे पास यही उपाय है कि अगर देश को, अगर स्टेट को आवश्यकता है इनकम के, रेवेन्यू की, तो वो क्या करेगा, टैक्सेशन को ही महत्व देगा, करारोपण को ही महत्व देगा। तो इस संदर्भ में जो उन्होंने अपने विचार दिए हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आएगा कैनन ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी को उन्होंने योग्यता को यहाँ पर किया कि योग्यता का सिद्धांत, पहले हम कह सकते हैं जब राजस्व का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने जो पॉइंट अपने दिए हैं, पहले दिया है एबिलिटी का, कैनन ऑफ एबिलिटी या थ्योरी ऑफ एबिलिटी। तो एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के ही अनुसार, योग्यता से यहाँ पर संबंधित है अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि अपनी इनकम के आधार पर सरकार को टैक्स देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सरकार को अपने नागरिकों पर इस प्रकार टैक्सेशन लगाना चाहिए, इस प्रकार टैक्स लगाना चाहिए कि टैक्स का जो भार है
वो लगभग सब पे समान रूप से पड़े। तो एडम स्मिथ के विचार बहुत अच्छे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति को सरकार को कर लगाना चाहिए और ऐसे कर लगाना चाहिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाए और जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स कम लिया जाए। तो इन्होंने इसको एबिलिटी के आधार पर टैक्सेशन को लगाने का सुझाव दिया। फिर है निश्चितता का सिद्धांत। सर्टेनिटी कैसे होगी? कैनन ऑफ सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता का सिद्धांत। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिस कर का भुगतान करता है सरकार को, कोई भी व्यक्ति जब सरकार को भुगतान करता है तो उसकी राशि एक निश्चित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए और भुगतान करने की अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। और होता भी यही है, आप सबको पता है कि टैक्स हम लोग अपनी इनकम के अनुसार ही देते हैं और जिसके जो है वो स्लैब बने होते हैं कि इतने लाख तक ये दे सकेंगे, इतने लाख तक ये। तो ये एडम स्मिथ ने भी कहा कि इसमें एक निश्चितता होनी चाहिए ताकि व्यक्ति जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहे, वो तैयार रहे कि इतनी राशि है और इतनी है, उसमें मनमानी नहीं करनी चाहिए, अपने ढंग से पैसा लेना नहीं चाहिए। तो जितनी उसकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स देना चाहिए। अब देखिए फिर वो कह रहे हैं कि जो टैक्स है वो कन्वीनियंस होना चाहिए, सुविधा का सिद्धांत होना चाहिए। कर की वसूली करने के लिए सुविधा होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपना टैक्स दे, उसे एक टाइम लिमिट जैसे है कि और कैसे वो बचाएगा, किस मंथ में कितना देगा, ये सुविधा करदाता पे छोड़ देनी चाहिए। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि कर की अगर वसूली करनी है तो सरकार को या जो भी करदाता है उसको इतनी सुविधा देनी चाहिए कि वो अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से कर को दे सकें, उसे असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर है कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो एडम स्मिथ ने राजस्व से संबंधित सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने मितव्ययिता को भी स्थान दिया। मितव्ययिता का सिद्धांत, तो मितव्ययिता के सिद्धांत पे एडम स्मिथ बताते हैं कि करों की वसूली, टैक्सेशन जब लिया जाता है उसमें वो इकोनॉमी लिए हुए होने चाहिए, उनमें मितव्ययिता होनी चाहिए। प्रत्येक कर को जो भी टैक्स लिया जा रहा है उसे ऐसे मैनेज करना चाहिए, ऐसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उसकी जितनी राशि सरकार के कोष में आएगी, उनके फंड में आती है, उससे अधिक खर्च ना हो। जितनी आ रही है उससे ज़्यादा खर्च सरकार को नहीं करना चाहिए, इकोनॉमी के साथ उसको लेना चाहिए। तो जब एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है राजस्व का सिद्धांत, उसमें उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, 4 तरह से दिए। एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टैक्स लेना चाहिए, योग्यता के आधार पर लेना चाहिए। योग्यता संबंध यहाँ पर फिर से है, आप समझ के करिएगा कि जिसके पास जितना पैसा है उसके आधार पर नागरिक से टैक्स लेना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होना चाहिए ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, कन्वीनियंस होने चाहिए, सुविधा के आधार पर होने चाहिए और इकोनॉमी लिए हुए टैक्स होने चाहिए। मितव्ययिता के आधार पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार को जितनी राजकोष में आती है धनराशि उससे ज़्यादा अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये आपके एडम स्मिथ का हमारा जो 4th थ्योरी है वो भी पूरी हो गई। अब 5th थ्योरी उन्होंने दी फ्री इकोनॉमी की, मुक्त अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? मुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम एडम स्मिथ कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ कहाँ से शुरू हुए? मर्केंटिलिज्म में आया, वो समाप्त हुआ, ठीक है। फिजियोक्रेसी आई, वो समाप्त हुआ, तब एडम स्मिथ ने इस पर अपने विचारों को देना प्रारंभ किया, अपने विचार। तो एडम स्मिथ प्रकृतिवादियों से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, वो प्रकृतिवाद को बहुत अच्छा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि प्रकृतिवादियों को जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया था कि जो फिजियोक्रेट्स थे वो लोग स्वतंत्र व्यापार को बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे। तो स्मिथ भी इस बात उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने भी उनकी बातों को आगे को बढ़ाने की कोशिश करी। तो इस संदर्भ में जो हमारे अर्थशास्त्री हैं जीड और रिस्ट ने लिखा भी है बच्चों कि उनके अनुसार, उनके ही शब्दों में बताती हूँ, जीड एंड रिस्ट ने जो लिखा है उसके तर्क एक शस्त्रकार के समान हैं जिससे राजकीय हस्तक्षेप के विरोधियों को सदा से शस्त्र मिलते रहते हैं। यानी कि जीड एंड रिस्ट ने लिखा, उसके तर्क यानी कि एडम स्मिथ के लिए बोल रहे हैं। एडम स्मिथ के जो तर्क हैं, वो जो लॉजिक उन्होंने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, कारगर है और जो राजकीय हस्तक्षेप के विरोधियों को सदा के लिए
जो हस्तक्षेप करते थे उनके लिए वो शस्त्र के समान है, यानी कि राज्य की हस्तक्षेप इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। तो हस्तक्षेप के मुक्त अर्थव्यवस्था में उन्होंने जो दिया उसमें उन्होंने पॉइंट दिए कि सरकार का अपव्ययी होना, सबसे पहले जो पॉइंट दिया है। अब हम मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री इकोनॉमी को समझा रही हूँ मैं आपको। इसमें जो पहला पॉइंट आएगा एडम स्मिथ के सिद्धांत में वो आएगा, फर्स्ट पॉइंट आपका है सरकार का अपव्ययी होना, यानी कि ज़्यादा खर्चा करना सरकार के द्वारा। तो स्मिथ कहते हैं कि व्यक्ति जो अपना पर्सनल कार्य करता है, व्यापार करता है, वाणिज्य करता है, तो उसका जब वो संचालन करता है वो बहुत मितव्ययितापूर्वक करता है, जबकि सरकार को ऐसा ध्यान नहीं रहता। सरकार एक पर्सनल व्यक्ति निजी कार्य करने वाले की अपेक्षा फिजूल खर्ची करती है। तो स्मिथ कहते हैं व्यापारी और राजा की प्रकृतियों में जितना अंतर है उतना किसी में नहीं होता है। व्यापारी क्या करता है, जो अपना कार्य करता है वो कम से कम खर्च में करना चाहता है, और राजा क्या करता है, फिजूल खर्ची करता है। तो इसमें दोनों में क्या है, अंतर है। सरकारें बिना अपवाद के समाज में सबसे अधिक फिजूल खर्ची करती हैं। तो वही उन्होंने कहा कि सरकार एक व्यक्ति के अपेक्षा ज़्यादा खर्चा करती हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण जो है वो क्या हो सकता है कि व्यक्ति तो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, अपने स्वहित की भावना से काम करता है, जबकि सरकार का इससे उतना ज़्यादा रिश्ता नहीं होता, वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखती है। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है, स्वयं के लिए कार्य किया जाता है, तो व्यक्ति इकोनॉमी को ध्यान में रखता है, मितव्ययिता को ध्यान में रखता है। तो पहले सरकार का अपव्ययी होना अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्ची सरकार को नहीं करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सरकार को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। सेकंड पॉइंट अपने सिद्धांत में एडम स्मिथ कह रहे हैं कि सरकार को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविकता से काफ़ी दूर रहती है। एक जगह सरकार अपनी केंद्र में होती है और उनको छोटी छोटी जगहों का भी नॉलेज नहीं होती, और वो सरकार, कोई भी सरकार अपना फैसला जो वहाँ उनके आसपास के उच्च अधिकारी होते हैं उनके परामर्श से ही लेती हैं, और वास्तविक स्थिति का उनको दूर दूर तक कोई ज्ञान नहीं होता, और उनके आधार पर ही वो निर्णय लेती है, जो कि क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो सरकार को वास्तविक ज्ञान नहीं होता, इसलिए ट्रेड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। सरकार क्या होती है, अपव्ययी होनी होती है, व्यक्ति क्या होता है, मितव्ययी होता है। और सरकारी कर्मचारियों का लापरवाह होना, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। एक व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति विशेष अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कार्य करता है, वैसा सरकारी व्यक्ति नहीं कर सकता, और जिससे समय की और धन की बचत भी नहीं होती है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ जहाँ पर सिद्ध होता है वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो इस तरह से एडम स्मिथ ने कहा कि मुक्त इकोनॉमी होनी चाहिए। अब व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कार्य करता है तो किसी भी देश में क्या होगा, लाभ की भावना ज़्यादा प्रभावित होगी, लाभ ज़्यादा होगा और इकोनॉमी को बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलेगा। अब लास्ट उन्होंने दिया है जो एडम स्मिथ का हमारा था, स्वतंत्र व्यापार। पहले मुक्त इकोनॉमी, फ्री ट्रेड की इकोनॉमी की बात करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो किसी भी देश में जो ट्रेड होगा वो फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए। तो स्वतंत्र व्यापार करने के लिए जो उन्होंने अपनी लॉजिक दिए, जो अपने पक्ष दिए, वो कुछ बिंदुओं से मैं आपको समझाऊंगी। पहला है श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड की, तो फ्री ट्रेड में एडम स्मिथ ने श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के बारे में बताया। इसमें स्मिथ कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो विभिन्न देश हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय की व्यापार की बात करेंगे तो आप सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में किया जाता है। तो स्मिथ कह रहे हैं कि विभिन्न देशों में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है कि कुछ वस्तुएं बनाने से एक देश को दूसरे देशों से अधिक प्राकृतिक लाभ होता है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के मध्य प्रादेशिक श्रम विभाजन को संभव बनाता है। आ रहा है, वे देश को आपस में वस्तुओं का विनिमय करके
अपने अपने जो साधन है, अलग अलग देश अपने अपने साधनों का अधिकतम यूज करने में सफल हो जाते हैं। तो संरक्षण अगर किया जाए तो श्रम विभाजन में बाधाएं पैदा हो जाती है। तो ये कहते हैं। तो इसके बाद जब उन्होंने स्वतंत्र व्यापार की करी, श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन होना चाहिए कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि एक देश दूसरे देश से जब व्यापार फ्री ट्रेड करेगा, कोई उसमें बंदिशें नहीं होंगी, तो वो क्या करेगा, आराम से एक देश दूसरे देश को सामान भेजने के लिए जो भी उत्पादन होता है वो आपस में विनिमय करने के लिए क्या होगा, फ्री होगा। तो ऐसे जो वो रिसोर्सेस हैं उनका मैक्सिमम यूज होता है, उनका मैक्सिमम यूज होने लगेगा और दोनों आपस में एक देश दूसरे देश को क्या करने लगेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगेंगे। तो इसके बाद स्मिथ ने अपना कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी भी प्रदान दी थी, जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है, स्वतंत्र व्यापार के बाद उन्होंने दी थी। तो स्वतंत्र व्यापार में पहला वो कह रहे हैं श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि विनियोग का मितव्ययपूर्ण होना, विनियोग जो हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसका क्या होना चाहिए, वो इकोनॉमी को लिए हुए होना चाहिए। क्योंकि स्मिथ का मानना था कि जो पूंजी होती है, एक पूंजी जब किसी को प्राप्त होती है तो अगर जो कार्य कर रहा है साहसी, वो एक स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है। तो जहाँ उसे जो भी इन्वेस्टर होगा, जो विनियोग करता होगा, उसे जहाँ लाभ मिलेगा वो अपनी पूंजी वहाँ पर लगा देता है। तो अगर हम नियंत्रण करेंगे, हम लोग उसको रोकेंगे और सरकार उसमें नियंत्रण करने लगेगी तो उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो विनियोगकर्ता को लाभ प्राप्त होगा तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी। तो संरक्षण जो होता है वो लाभ प्राप्ति में कमी पैदा करने लगता है और उससे क्या होता है, उद्योग जो होते हैं वो बंद होने लगते हैं। तो विनियोग जितना व्यक्ति अपने पर्सनल कार्य को करता है तो विनियोग करता क्या होता है, मितव्ययपूर्ण से कार्य करता है, उतना तो फ्री ट्रेड में वो आसानी से प्रॉफिट को ज़्यादा प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट आपने स्वतंत्र व्यापार में जो उन्होंने थर्ड अपना दिया है वो बताया है उपभोक्ता को लाभ, यानी कि स्वतंत्र व्यापार से श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन हो जाता है जिससे कि प्रॉफिट प्राप्त होता है। विनियोग का भी मितव्ययपूर्ण प्रयोग करेगा विनियोगकर्ता, यानी कि जो पैसा लगा रहा है वो बहुत सोच समझ के पैसा लगाएगा और प्रॉफिट को ज़्यादा प्राप्त करेगा। तो प्रॉफिट जिस भी देश को प्राप्त होगा उससे उस देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। फिर हम कहते हैं एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया स्वतंत्र व्यापार से उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। अब स्वतंत्र व्यापार से हम बता रहे हैं कि श्रम विभाजन भी बढ़ जाता है, ठीक है, अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को भी लेबर जाने लगता है तो श्रम विभाजन बढ़ता है। तो श्रम विभाजन जब बढ़ेगा तो क्या होता है, विनिमय का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि कंपटीशन होगा, कंपटीशन जब अगर होने लगता है तो कीमतों में भी कमी आने लगती है, लागत जिसकी ज़्यादा कम होगी तो उससे प्राइस में भी फर्क पड़ जाएगा। इससे हम देख सकते हैं कि जब भी किसी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन होने लगता है तो प्राइजों में वेरिएशन दिखने लगता है। तो जिसमें कोई कार्य करने के लिए लागत ज़्यादा होती है तो वो उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ाता है और लागत कम होती है तो कीमत भी कम होने लगती है। तो एडम स्मिथ के हमने आपको जो सिद्धांत है उनकी बात कर दी है। इन सिद्धांतों को अच्छे से आप तैयार करेंगे, एग्ज़ाम से आपको पूछा जाता है। एडम स्मिथ के एक पर्टिकुलर सिद्धांत भी पूछा जा सकता है या फिर कोई भी 2 सिद्धांत बताइए, कोई 3 भी। तो जो एडम स्मिथ के सिद्धांत हैं मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से लर्न करने की कोशिश कीजिए। हैव ए नाइस डे। ओके।